Hello students, welcome back. Now this will be yet another session of electromagnetic induction, and I am assuming that you have gone through that extra lecture which I had said related to Earth's magnetic field. अगर आप लोगों ने Earth's magnetic field वाला वीडियो नहीं देखा है तो I request you to pause right away, go through that video because to solve numericals of electromagnetic induction we would definitely require certain basic concepts of Earth's magnetic field. Okay, now in this session I am going to discuss few numericals. So I am assuming that you all are having your government textbook with you. In case अगर आपके पास अभी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है, या तो उसका PDF ओपन कीजिए या तो बुक लेकर के आइए, उसके बाद ही आगे हम वीडियो देखिए तो अच्छा है. ठीक है, चलो बच्चों. सो अब तक इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड वॉट एवर फॉर्मूले दैट वी हैव, I'll list all of the formula together so that while solving numericals हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. सबसे पहला जो फॉर्मूला था that was related to flux. Now flux is given by NAB cos theta. I hope आपको ये याद है. Flux is NAB cos theta, where N is number of turns, A is area of each turn, B is magnetic induction, theta बहुत important है. Theta is the angle between direction of the magnetic field and normal drawn to the area. Theta is the angle between direction of magnetic field and normal drawn to the area. So जब क्वेश्चन में कहेंगे कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल, सो थीटा 90 होगा. कैसे, तो सम्स में मैं आपको बताऊंगा. पर याद रखना बच्चों, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले में. ठीक है. अब सेकेंडली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज d∅dt. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लेंज लॉ हम माइनस भी लिखते हैं, बट मैंने कहा ये मैग्नीट्यूड है. इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज d∅dt. अब d∅ को अलग अलग सिचुएशन में बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन आई विल राइट φ1 माइनस φ2 या उसका डेरिवेटिव लूंगा. वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो क्वेश्चन की डेटा डिसाइड करेगी कि आगे कैसे प्रोसीड करना है. इज दैट क्लियर? ओके. इसके बाद बच्चों एक और फॉर्मूला था इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशनल ईएमएफ, और उसमें भी मैंने पढ़ाया था आपको कि ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन E इज इक्वल टू BLV. और याद है वहां पर मैंने कहा था कि L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कंडक्टर मूव कर रहा है. तो E इज इक्वल टू BLV में B इज मैग्नेटिक इंडक्शन, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड V इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर. मैंने ये भी कहा था कि ये फॉर्मूला तब वैलिड है व्हेन ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. BLV तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब ये जो B है बच्चों, वो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वो B है जिसमें कंडक्टर मूव कर रहा है, या ये वो B है जिसको कंडक्टर की लेंथ और उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है. आज के न्यूमेरिकल्स में B काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है. देन ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर E इज इक्वल्स टू BL² ओमेगा बाई 2. ये फॉर्मूला था ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड अबाउट वन ऑफ द एंड. या इसको लिख सकते हैं B∅L² into F इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या तो B∅L² बाई टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, या तो BLV बाई 2. ठीक है, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द रॉड, किसी एक एंड की वेलोसिटी. सो ये फॉर्मूले अब तक हमने देखे हैं. बेस्ड ऑन दीज ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स. ओके, सो इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वी शैल डिस्कस. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 4. सो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट पेज 286, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, आई होप यू ऑल कैन रीड. इन केस नॉट आई विल राइट अ लिटिल बिट, बट आपको सुनाई तो दे रहा है, राइट? सो पेज 286, क्वेश्चन नंबर 4. पेज 286, क्वेश्चन नंबर 4. सो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या लिखा है. क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वायर है 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो यू हैव अ हॉरिजॉन्टल वायर जो 20 मीटर लॉन्ग है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट and falling with a velocity of 10 meter per second normal to the earth's magnetic field of 0.5 into 10⁻⁴ Tesla. What is the value of induced EMF in the wire? So क्वेश्चन के हिसाब से कंडक्टर है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. तो मान लीजिए आप जिस रूम में हैं, जैसे मेरे इस रूम में मैं ये मान रहा हूँ कि ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है. जिस डायरेक्शन में हमने स्केल को पकड़ा है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है.
तो ये डेफिनेटली उसको परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्थ साउथ हो जाएगा. सो अगर ये नॉर्थ साउथ है, सो आई कैन टेक दिस एज ईस्ट वेस्ट. तो ये डायरेक्शन में कंडक्टर है एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन टू बी 20 मीटर. ओके, एंड दिस कंडक्टर इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट इज फॉलिंग, तो ये ऐसे नीचे गिर रहा है. प्लीज ध्यान से देखिए, ऐसे नीचे गिर रहा है. मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसकी लेंथ कैसी है? ये डायरेक्शन में. ओके, वेलोसिटी कैसी है? ये डायरेक्शन में. तो ये समझ में आ रहा है, लेंथ एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर. करेक्ट. फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो? नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसको ये नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर गिर रहा है, यानी कि लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए मुझे बताओ? दोनों को परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो कैसे बच्चों? देखो, दिस इज लेंथ, वेलोसिटी. तो एक ऐसे है कि ऐसे. अब तीसरा कैसे होना चाहिए? ये होना चाहिए ना बच्चों. तो मैं बोल सकता हूँ ये डायरेक्शन जो आपकी तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है वो ये वाला है, नॉर्मल टू इट, इसको परपेंडिकुलर. सो दिस इज लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑल थ्री ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी रॉड ऐसे नीचे गिर रही है क्या? नहीं, ग्रेविटी की वजह से अगर गिर रही हो तो ऐसे गिर रही है. तो सोचो बच्चों, आपकी रॉड रोटेट होकर के गिर रही है या वो ट्रांसलेट होकर के गिर रही है? मुझे बताओ. यस, इट इज ट्रांसलेटिंग. सो ट्रांसलेट होकर नीचे गिरेगी तो फॉर्मूला क्या होगा? BLV. पर मैंने कहा था ये स्पेशल फॉर्मूला है, तब यूज करना जब तीनों परपेंडिकुलर है. सो फिर से, क्या लेंथ ऐसी है? यस सर. क्या वेलोसिटी डाउनवर्ड है? यस सर. क्या मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल में ऐसे ले रहा हूँ? दोनों को परपेंडिकुलर लेना है. सो BLV तीनों परपेंडिकुलर है. अब मुझे बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है? यस. क्या आपको लेंथ ऑफ द कंडक्टर पता है? यस. क्या आपको वेलोसिटी पता है? यस. सो यू नो ऑल द थ्री वैल्यूज. You know magnetic induction, you know length and you know velocity. So once you know all the three quantities in the question, calculating the induced EMF will be very simple. Alright? So now how do we solve it? So I'll give you an idea. So सबसे पहले you'll write whatever data is given in the question for your board exam. First we'll make list of the given quantities. So what is given? It is given in the question that length of the conductor is 20 meters. Yes, length of the conductor is 20 meters. Velocity of the conductor is also given to be 10 meter per second. 10 meter per second. And the magnetic field which is perpendicular B is 0.5 into 10⁻⁴ Tesla, which is unit of magnetic induction. So it is Tesla. Now what you have been asked to find? So आपको find क्या करना है? So आपको find करना है induced EMF का value. So to find induced EMF का value, what is the formula that I am going to use? तो मुझे जो formula use करना है मुझे पता है. It is very simple. BLV, because all the three components are perpendicular. So now solve कैसे करेंगे? So यहाँ पर EMF induce होने का reason क्या है? Flux का change होना या translation motion of the conductor? Translation motion of the conductor. So आप लिखोगे EMF is induced due to translational motion of conductor. Therefore, induced EMF will be given by BLV. Okay, now tell me, what is magnetic induction? 0.5 into 10⁻⁴. What is length of the conductor? 20 and velocity is 10. So मैं assume करो इतना आप solve कर लोगे. 20 into 0.5 will make it 10. 10 tens are 100 into 10⁻⁴ should give you 10⁻². So EMF is measured in volt. So 10⁻² volt would be the answer. Yes, they have given it as 10 millivolt. 10⁻², अगर चाहिए उनकी भाषा में तो आप लिख सकते हो 10 into 10⁻³ volt. Now 10⁻³ volt is millivolt, है ना? So ये था बच्चों पेज 286 क्वेश्चन नंबर 4. Now similar to this, इससे मिलता हुआ एक और क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. पेज नंबर 287 क्वेश्चन नंबर 9. पेज नंबर 287 क्वेश्चन नंबर 9. You can pause the screen and copy whatever is written on the board, and then we shall discuss question number 9 on page number 287. Okay, so page 287 question number 9.
चलो लेट्स रीड दैट क्वेश्चन. An aircraft of wingspan 50 meter flies horizontally in the Earth's magnetic field of 6 into 10 to minus 5 Tesla at a speed of 400 meter per second. So कह रहे हैं कि एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है. सो मान लीजिए इसको मैंने प्लेन बनाया ऐसे. आई होप यू कैन सी दिस इज प्लेन अज्यूम. ओके, सो प्लेन ऐसे फ्लाई कर रही है हॉरिजॉन्टली. विंग स्पैन यानी मेरे दोनों जो थंब है वो प्लेन के विंग मान लो आप ऐसे है. ठीक है, ऑलरेडी अपीयर्स टू बी अ फिश बट अज्यूम इट टू बी अ प्लेन. और जो मेरे जो थंब है दे आर द विंग्स ऑफ द प्लेन. सो उनका स्पैन यानी विंग्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. ये एंड से ये एंड तक है. एंड दिस टोटल लेंथ इज गिवन टू बी 50 मीटर. इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. अब देख आपका प्लेन, चलो मैं आपकी तरफ जाता हूँ. प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, राइट? आपकी तरफ आ रहा है. विंग्स ऐसे है, मोशन ऐसे हो रहा है. सो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन में विंग्स है. अब अगर ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए बच्चों? सोचो, वेलोसिटी ऐसे है, विंग स्पैन ऐसे है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होगा. अगर आपने अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का वीडियो देखा है तो आपको ये पता होना चाहिए. ये बी है, ये लेंथ है, विंग स्पैन है. सो अभी तीसरा मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए इट हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन. बट अर्थ का कौन सा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में है? वर्टिकल कंपोनेंट. तो हालांकि वो बोल नहीं रहे बट हमको ये खुद के दिमाग से सोचना चाहिए. फॉर ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ दैट इज विंग स्पैन एज वेल एज वेलोसिटी. सो अगर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन में विंग स्पैन है, सो मेरे हाइट के अलोंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. यानी वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है. ठीक है. कैलकुलेट ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स. ओके, सो ये विंग्स मान लेते हैं. इनके टिप्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सो ये विंग्स थे, इनके अक्रॉस, तो ये थंब और ये थंब के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? यानी मुझे लेंथ के अक्रॉस ईएमएफ चाहिए. नाउ यू टेल मी व्हेन द प्लेन और द एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. सो जो विंग्स है क्या वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं? नो. इफ इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली यानी जो विंग्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. सो फिर से एक बार बच्चों, जो कंडक्टर है विंग स्पैन या जो विंग्स है वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में या वो ट्रांसलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में? सो ऑफ कोर्स दे आर ट्रांसलेटिंग. सो इफ द कंडक्टर इज ट्रांसलेटिंग, ईएमएफ इंड्यूस विल बी गिवन बाय व्हाट? दिस फॉर्मूला, आई मीन फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 3. ऑफ कोर्स फॉर्मूला नंबर 3. सो वंस अगेन द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज E is equal to BLV. अब मुझे बताओ, क्या आपको भी पता है? रीड क्वेश्चन. Yes sir, 6 into 10 to minus 5 Tesla. Do you know the wingspan? 50 meter, that is length given. And you also know the speed, 400 meter per second. So आपको B पता है, L पता है, V पता है, substitute करो, you should get the answer. So calculation part मैं आपके लिए extend कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, calculation आप कर लीजिए. Already कर सकते हैं. 400 into 50 gives you 20,000. 20,000 into 6 will give you 1,20,000 into 10 to minus 5 gives you 1.2. But ये same calculation आप करके देख लेना. So now we have discussed two questions. Both were based on translation motion. EMF induced due to translation motion. Okay. अब ये प्लेन वाला क्वेश्चन था. वैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 11. सभी लोग रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 287. क्वेश्चन नंबर 11. Okay. Question number 11. Calculate the value of induced EMF between the ends of the axle of a railway carriage 1.75 meter long traveling on a level ground with a uniform velocity of 50 km per hour, vertical component of Earth's magnetic field. बहुत ही शानदार. अब उन्होंने वर्टिकल कंपोनेंट बोला है. अब तक क्वेश्चन में अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कह रहे थे, अब वो वर्टिकल कंपोनेंट कह रहे हैं. इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ. सो एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है, मान लीजिए आपकी तरफ आ रही है, तो ट्रेन के व्हील्स नो डाउट वो रोटेट करते हैं. पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ट्रेन के व्हील्स को ज्वाइन करने वाला देयर इज एन एक्सेल. ये रॉड एक्सेल का काम प्ले कर रहा है. मेरे दोनों जो पाम है, आई होप फिट हो रहा है, ठीक है, ये व्हील्स है मेरे दोनों पाम. अब ये ट्रेन ऐसे चल रही है और वो आपकी तरफ आ रहा है. सो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो जो एक्सेल होगा, एक्सेल ट्रेन का, वो क्या परफॉर्म कर रहा है? वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है. अब मुझे एक बार बताओ, लेंथ ऐसे है एक्सेल की, वेलोसिटी ऐसे है. सो डू यू एग्री? लेंथ एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर. एक ऐसे, एक ऐसे. बता तीसरा कैसे होने चाहिए?
परपेंडिकुलर होने के लिए, वेरी गुड, डाउनवर्ड होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कौन सा कंपोनेंट दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट, नहीं चमका, फिर से लेंथ ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, सर आपको कैसा मालूम ऐसी है, ऐसा भी तो हो सकता है, ले ले चल, अब वेलोसिटी इधर है, लेंथ इधर है, बता मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक बात बच्चों याद रखना, चाहे ट्रेन का क्वेश्चन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेन, चाहे मुंबई जा रही है, दिल्ली जा रही है, कोलकाता जा रही है, कहीं भी जा रही है, उसका एक्सेल हमेशा ही अर्थ के वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। सो इन दैट केस EMF is induced due to translation motion of the conductor, जो कि यहाँ पे एक्सेल है। ओके, सो नाउ EMF induced will be given by BLV। पर कौन सा कंपोनेंट है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का, वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए मैंने B सफिक्स V लिखा है। सुनो ध्यान से, B सफिक्स V है, B इंटू V नहीं है, वो V यहाँ पर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने जो लेंथ दे रखा है एक्सेल का, वो 1.75 मीटर है। Velocity of the train is given to be, let me just check it, 50 kilometers per hour, 50 kmph, kilometer per hour. And now you must be aware, we never use kilometer per hour as this SI unit. So in order to convert that to meter per second, you multiply by 5 by 18, so you get velocity. And the vertical component of Earth's magnetic field is given to be 5 into 10 is to minus 5, 5 into 10 is to minus 5 Tesla. So फिर से एक बार फॉर्मूला E is equals to BLV. So vertical component is 5 into 10 is to minus 5. Length is 1.75 and velocity is 5 by 18. Oh sorry, how much is that? 50 into 5 by 18. Okay, so 50 multiplied by 5 by 18. So I am leaving calculation for you all. You can solve and get the answer. Okay. कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों, आपको आंसर आ जाएंगे। आई विल जस्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट कि कैसे सोचते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये अब तक तीनों क्वेश्चन ट्रांसलेशन मोशन पर थे, एक आध क्वेश्चन और देखते चलो। लेट मी जस्ट फाइंड दैट क्वेश्चन। 9th आई हैव डन, 11th आई हैव डन, 4th आल्सो वी हैव डन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस one question on change in magnetic flux, EMF induced due to change in magnetic flux, और फिर रोटेशन के भी क्वेश्चन लेते हैं। सो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 287। ओके, सो नाउ रीड दैट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन रीड करके ये सोचना होता है बच्चों कि कौन सा फॉर्मूला EMF के लिए यूज होना चाहिए अगर क्वेश्चन में EMF पूछा है तो। सो पेज नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट। ओके, अ सर्च कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन टू बी 2000। बच्चों सर्च कॉइल क्या है? सो इसी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होगा एडी करंट का, उस वक्त वी माइट डिस्कस दिस सर्च कॉइल, ठीक है। फिलहाल एक क्वेश्चन में डेटा ऐसा मान लो, विद एन एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आप सबको पता होगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट द SI यूनिट, सो टू कन्वर्ट दैट इनटू SI यूनिट आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 is to minus 4। ओके, लेट्स प्रोसीड। Placed in a magnetic field of 0.60 Tesla, magnetic field of 0.60 Tesla. So I am writing 16 into 10 is to minus 2 Tesla. Then the coil is moved rapidly out of the field in 0.2 second. Okay, मतलब पहले coil magnetic field में है और बाद में उस coil को magnetic field से हटा दिया गया। So पहले अगर magnetic field में है यानी B1 exist करेगा, बाद में magnetic field में नहीं है तो B2 0 होगा because field के बाहर है। और ये जो टाइम है इसको होने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज गिवन टू बी 0.2 सेकेंड्स। अब बच्चों आपको क्वेश्चन की डेटा देखकर ही क्लिक होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे या इसमें EMF इंड्यूस होने का रीजन क्या है, मुझे बताओ। चलो मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 60 into 10 is to minus 2 है और इसमें कॉइल को ऐसे रखा है। ये कॉइल जिसके 2000 टर्न्स है
और हर एक का एरिया 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये कॉइल 0.2 सेकेंड में फील्ड के बाहर मतलब यहाँ। अब मुझे बताओ क्या पहले इसमें से फ्लक्स पास हो रहा था? हाँ सर। अभी फ्लक्स इसमें से कितना होगा? 0। क्यों सर? बिकॉज ये फील्ड के बाहर है। तो पहले फ्लक्स है और बाद में फ्लक्स नहीं है, यानी कि फ्लक्स 0। मान लीजिए पहले फ्लक्स 10 था, सो 10 से अगर 0 हुआ तो डू भी फ्लक्स चेंज हुआ। तो इस बार ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या है? कंडक्टर का मूव होना या फ्लक्स का चेंज होना? सो अपना आंसर होना चाहिए फ्लक्स हैज चेंज। ठीक है। सो इस बार अगर मैं सॉल्व करूंगा, वैसे आप क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी उससे भी पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, सो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा और ये वाला अप्रोच यूज करेंगे, E इज इक्वल टू d∅dt। अभी क्लियर? समझ में आ रहा है? सो टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर आपको डायग्राम चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज करके वापस एक बार बैक जाकर डायग्राम कॉपी कर लेना। ठीक है। सो टू फाइंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर्मूला इज d∅dt। एंड फ्लक्स का फॉर्मूला था NAB cos थीटा। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज किया होगा, देखो जरा। ओके, सो दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट थीटा। कॉइल को कैसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में वो बोला नहीं, बट नॉर्मली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाएगा जैसे मैंने रखा था। सो उस केस में थीटा हम 0 लेते हैं। वैसे भी बच्चों अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है और पूछा भी नहीं गया, सो वी टेक थीटा टू बी 0। सो flux is NAB cos theta. So solution, as flux changes, EMF is induced, or that induced EMF is given by d∅dt. Okay, जब आप ये लिख लो बच्चों जरूर लिखना इन मैग्नीट्यूड। क्यों? बिकॉज लेंस लॉ के हिसाब से तो माइनस होना चाहिए, पर हम वो कंसिडर नहीं करें। सो दिस इज इन मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो d∅ जो है उसको मैं लिखूंगा φ1 माइनस φ2 अपॉन t। d∅ इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन t। सो फ्लक्स 1 कितना था? NAB1 cos थीटा माइनस NAB2 cos थीटा डिवाइडेड बाय t। बच्चों समझ में आना चाहिए। थीटा हम 0 लेने वाले हैं बिकॉज मैंने कहा कि जब थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया है और पूछा भी नहीं, सो यू कैन टेक थीटा टू बी 0। ओके, अब क्या बचा आपके पास? NAB cos 0 1, मैग्नेटिक इंडक्शन 2 की वैल्यू 0 है, यानी बोल सकते हैं बच्चों ये पूरा टर्म ही 0 होने वाला है। सो सीधे सीधे NAB बाई t आएगा। रीजन क्या होगा बच्चों? थीटा इज 0 तो cos 0 1 एंड B2 इज 0। सो नाउ क्या आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है? यस सर। क्या आपको एरिया पता है? यस सर। क्या आपको इंडक्शन पता है? यस सर। क्या टाइम पता है? यस सर। सो यू नो ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट द आंसर। सो 2000 into 1.5 into 10⁻⁴ into 60 into 10⁻² divided by 0.2, that is 2 into 10⁻⁻1। ठीक है। सो ये 909 का मल्टीपल होगा। कैसे पता चला? देख, ये 10⁻⁻1 when goes in the numerator 10⁻+1, 10⁻+1 2 3 4 10⁻+4, और ये -4 कैंसिल हुआ, +4 -4 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब बचा 1.5 into 660, that is going to give you what? 90 into 10⁻² will give you 0.9. So 10⁻1 goes in the numerator 10⁻+1 +2 +3 +4 -4 cancel, 2 also cancel, चला गया। ये बचा और ये बचा। 60 into 1.5 is 90, 90 into 10⁻² gives you 0.9. So on solving you will get 0.9 volt as the answer. d∅ is change in flux, इसलिए φ1 minus φ2. Okay, let us move on to next question. Page 286, क्वेश्चन नंबर 5। पेज 5 से पहले 3 देखते हैं। पेज 286 क्वेश्चन नंबर 3, 286 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3।
286 क्वेश्चन नंबर 3. ओके चलो इन फैराडेज डिस्क डायनामो मतलब एक डिस्क को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है जो फैराडे के लॉ पर है इसलिए उसका नाम है फैराडे डिस्क डायनामो. डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो एक मैं डिस्क लूंगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट करूंगा तो उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा. दैट इज फैराडेज डिस्क डायनामो. A metal disc of radius r rotates with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through its center. The disc is placed in a magnetic field B acting perpendicular to the plane of the disc. Determine the induced EMF between the rim and the axis of the disc. वो क्या कह रहे हैं मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. सो मान लो ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड को परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ जा रहा है. सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डिस्क को रखा है ऐसे. ये डिस्क है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई. अब वो बोल रहे कि अच्छा मुझे बताओ डिस्क का जो प्लेन है उसको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. ये समझ में? नाउ दिस इज बीइंग रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. इसको हम ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं जो डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. मतलब ये वाला एक्सिस होगा. अगर ये डिस्क ऐसे से रोटेट कर रही होगी तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसा होगा. सो अभी ध्यान से देखना. क्या डिस्क के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? यस सर. डिस्क का जो एक्सिस है अगर डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है सो दिस लाइन विल बी द एक्सिस. ये जो एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन को कैसा है? मतलब मान लो बोर्ड डिस्क है और ये स्केल उसका एक्सिस है. सो जो स्केल है वो बोर्ड के प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर. ठीक है. अच्छा अगर ये डिस्क ऐसे रोटेट होती है ऐसे, देख मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए. ऐसे अगर ये एक्सिस होता है ऐसे तो अभी ये एक्सिस कैसा है? डिस्क के प्लेन में है या डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है? जो ब्लैक वाला एक्सिस है बच्चों वो डिस्क के प्लेन में ही है. देख डिस्क के प्लेन में है. और जो रेड वाला एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. ये फर्क है बच्चों. अच्छा अगर एक्सिस ऐसा होता, ये एक्सिस भी डिस्क के प्लेन में है. सो क्वेश्चन में जो एक्सिस की बात हो रही है वो डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. ये ब्लैक मार्कर की अबाउट ये रोटेट कर रहा है. सो प्लेन ऑफ द डिस्क मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और जो एक्सिस है वो भी डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. एंड नाउ इट इज रोटेशन नॉट ट्रांसलेशन. ओके. आपसे बोला गया डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एक्सिस एंड द रिम. अब एक्सिस ऑफ द डिस्क यानी कि ये जो ब्लैक मार्कर है वो और उसका रिम यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको ईएमएफ फाइंड करना. कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है बच्चों, 100% अटेंशन के साथ. इसको समझने के लिए देखो क्या जरूरी है. ध्यान से देखना बच्चों. ये मैंने क्या ड्रॉ किया तो आप बोलोगे एक लाइन ड्रॉ किया बराबर. मैं बोलूंगा एक रॉड मैंने ड्रॉ किया. मैं एक और रॉड लेता हूं जो एकदम थिन है, एकदम थिन, और दोनों के एंड कोइंसाइड कर रहे हैं ऐसे. ऐसी एक और लेता हूं. जैसे बहुत सारी रॉड्स ली मैंने ऐसे. यस बिल्कुल सही सोचे हुए. साइकिल के स्पोक्स की तरह दिखेंगे ये ऐसे. कंडीशन क्या है कि इनका सेंटर सब पे एक पॉइंट पर होना चाहिए. अब मुझे बताओ बच्चों अगर ये जरा भी गैप नहीं होता, जरा सा भी गैप नहीं होता, जरा सा भी गैप नहीं होता, जरा सा भी गैप नहीं होता, तो पूरा ये जो स्पोक्स का अरेंजमेंट है वो पूरा भरा हुआ होता. तो क्या ये डिस्क की तरह नहीं दिखाई देता? समझा मैंने क्या कहा? नहीं सर. आप एक स्पोक लो और ऐसे बहुत सारे स्पोक्स, सबका एक एंड सेंटर पर है और दूसरे एंड पर है. इन सारे स्पोक्स को अगर आप ज्वाइन करोगे द अरेंजमेंट अपीयर्स टू बी अ डिस्क. ट्राई टू विजुअलाइज साइकिल. उसमें बहुत सारे स्पोक्स है. आप सोचो जितने आप काउंट कर सकते हो स्पोक्स उससे भी ज्यादा होते, सब भरे हुए होते, जरा भी गैप नहीं होता. इतने सारे स्पोक्स होते कि कुछ भी गैप नहीं बचता. तो पूरा व्हील आपका भर जाता और जो भरा हुआ व्हील होगा वो क्या होगा? डिस्क होगा. समझ में आ रहा है? सो मैं ऐसे बोलूं, अ डिस्क कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ
large number of rods such that one end of the rod is at the center and the other end of each rod is at the periphery. चाहिए तो लिख लो. A disc can be imagined to be made up of infinite number of rods या large number of rods such that one end of each rod is at the center of the disc and the other end of each rod is at the periphery or at the rim of the disc. हम एक डिस्क को ऐसे सोच सकते हैं कि कई सारी रॉड्स को हमने जोड़ के बनाया है सच दैट एक एंड सेंटर पर है और दूसरा एंड पेरिफेरी पर है. उनको अगर आप ज्वाइन करोगे सो यू गेट अ डिस्क. सो डिस्क इज इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स connected in such a way that one end of each rod is at the center and the other end of each rod is at the periphery or the rim. अब दिमाग लगा के बताइए ये जो डिस्क बना होगा उसका रेडियस किसके बराबर होगा? वेरी गुड, जो रॉड है उसके लेंथ के बराबर, क्योंकि आपकी जो डिस्क है वो बनी किससे? रॉड से बनी है. सो उसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है? चलो मैं डेमोन्स्ट्रेट ऐसे अगर ऐसे बहुत सारे रॉड्स है, अभी जगह भरते जाके ऐसे पेन 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 पे मैं कनेक्ट करता जाऊं तो पूरा एक डिस्क बन जाएगा. So disc can be imagined to be made up of large number of rods such that one end of each rod is at the center and the other end of each rod is at the periphery. सर ये सब क्यों बोल रहे हो? अब आप डिस्क को भूल जाओ और ये जो ब्लैक वाली रॉड है उसके बारे में सोच. सिर्फ एक ब्लैक वाली रॉड के बारे में सोच. क्या ये रोटेट कर रही है? हाँ. सो एक रॉड अगर रोटेट कर रही है, याद कर वो डेरिवेशन, एक रॉड अगर रोटेट करती है, एक रॉड अगर रोटेट करती है अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, सो द EMF induced is given by what? You know the answer. The EMF induced is given by what? BL square omega by 2, B pi L square into F. ये रहा वो फॉर्मूला. तो एक डिस्क कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स. ओके, सो ये एक रॉड है. बोलो सर लेकिन ये तो एक रॉड है ना, इस पे इनफाइनाइट है तो सबका ऐड नहीं करोगे? आंसर है नहीं करोगे. क्यों? बिकॉज सारे के सारे जो रॉड्स है वो इलेक्ट्रिकली पैरेलल में कनेक्टेड है. अरे बाप रे, ये क्या बोला? देख, हर एक रॉड का एक एंड सेंटर पर है, दूसरा पेरिफेरी पर है. सो सपोज इसका नाम ए और इसका नाम बी है, तो ये रॉड किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? आप बोलोगे ए और बी. दूसरा रॉड किसके अक्रॉस? ए एंड बी. तीसरा किसके अक्रॉस? ए एंड बी. चौथा, पांचवा, लास्ट, 10 सब किसके बीच में है? ए और बी. सो एवरीथिंग, ऑल द रॉड्स आर कनेक्टेड बिटवीन कॉमन पॉइंट्स या सेम पॉइंट्स, एंड व्हेन एनीथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली दे आर इन पैरेलल. और अगर वो इलेक्ट्रिकली पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा. मैं ऐड क्यों करूं? अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो किसी एक के अक्रॉस अगर 2 वोल्ट है तो सबके अक्रॉस 2 वोल्ट ही आता है. हम सबको ऐड नहीं करते. कब करते? अगर सीरीज में होते तो. सो ये अरेंजमेंट भी कैसा है बच्चों? ऑल द रॉड्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन पैरेलल. व्हाई? बिकॉज वन एंड ऑफ ईच रॉड इज एट द सेंटर and the other end of each rod is at the periphery. That means the ends are connected to common point, and whenever ends are connected to common point, things are electrically connected in parallel. तो जितना EMF एक रॉड के अक्रॉस आएगा उतना ही EMF सबके अक्रॉस भी आएगा. इसलिए इंटीग्रेट नहीं करूंगा मैं. याद रखना, और चाहे तो लिख लो कि ये सारी जो रॉड्स है इनफाइनाइट वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल. क्यों? एंड्स आर कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट. इसलिए जितना एक के अक्रॉस वोल्टेज होगा सबके अक्रॉस भी उतना ही आएगा. ओके सर, अभी भी हमको आंसर नहीं आ रहा है, हमने प्रूफ ही नहीं करा. अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो EMF इंड्यूस्ड होगा और कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं. वन मोर थिंग, दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज रियली. ये वाला अगर क्लियर है तो फिफ्थ वाला आप खुद से कर सकते हो. अब ये रॉड जब रोटेट कर रही है, अच्छा मुझे बात बता, प्लेन ऑफ द डिस्क ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है. सो डिस्क के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर. ये प्लेन है डिस्क का और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. सो ये दोनों परपेंडिकुलर है. सो थीटा इन द फॉर्मूला phi equals to NAB cos theta, theta will be 0. Why theta is 0? Theta is angle between magnetic induction and normal. So magnetic induction अगर अंदर है, इस डिस्क को भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो ऐसे ही आएगा. देख, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है या आपकी तरफ बाहर ऐसे, तो अगर नॉर्मल भी बाहर है तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना बच्चों. सो अगर दोनों पैरेलल है, कौन कौन? मैग्नेटिक इंडक्शन एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. याद कर, phi is equal to NAB cos theta में थीटा क्या था? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्क को अगर मैं नॉर्मल भी ड्रॉ करूं वो वैसे ही आएगा. सो दोनों पैरेलल है, सो थीटा इज गोइंग टू बी 0.
सो थीटा इज 0. ओके, लेकिन सर ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा? याद कर, रॉड रोटेट कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब इसको मैं कैसे प्रूव कर दूं? यहां देखो बच्चों, सोचो जब ये रॉड ये वाली पोजीशन से, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाली पोजीशन, एक ही रॉड यहां से यहां पर आई ऐसे टर्न होकर, तो मैं बोलूं उसने कितना, ये जो एरिया था इसमें जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है उन सबको कट किया होगा, या इसने जो एरिया बनाया वो इतना है. थोड़ी देर के बाद जब ये रॉड यहां पर आएगी तो क्या होगा, ये वाले पोर्शन में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है इतना फ्लक्स इसमें से पास होगा. फिर जब ये वाली रॉड रोटेट होकर यहां पर आएगी, डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्क, थिंक इन टर्म्स ऑफ अ रॉड. ओके, सो अब ये रॉड जब यहां पहुंचे तो इतने लाइंस को वो अपने में से पास कर रही है. सो जैसे जैसे रॉड रोटेट कर रही है बच्चों, हो क्या रहा है, एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा. सो मैं ऐसे बोलूं, जैसे जैसे रॉड रोटेट कर रही है द अमाउंट ऑफ एरिया कट बाय द रॉड इज इंक्रीजिंग. जैसे मेरा ये हाथ मान लो ये रॉड है, ये सेंटर है, ये और ये एंड है. जब ये ऐसे रोटेट करी तो क्या कर रही है, यस, द अमाउंट ऑफ एरिया स्वेप्ट और द अमाउंट ऑफ एरिया कट इज इंक्रीजिंग. पहले वो इतने एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही थी, अब वो इतने एरिया में कट करेगी, अब वो इतने एरिया में कट करेगी. सोचो कल को यहाँ आ गई तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे. सो एज द रॉड विल रोटेट द अमाउंट ऑफ एरिया कट बाय द रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग, और एक रिवॉल्यूशन में पूरे सर्कल का एरिया कट होगा. सिंपल है, विजुअलाइज कर लेना, आप समझ आओ कि अगर मैं एक रॉड को रोटेट करूं तो जैसे जैसे वो रॉड आगे जाएगी अमाउंट ऑफ एरिया कट बाय द रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग. इन वन रिवॉल्यूशन इट विल कट एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ दैट सर्कल. अब ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? So E is equals to d phi by dt. Can you all see that? Okay, let me write here. So EMF induced will be given by E is equals to d phi by dt. So I'll write d by dt of phi. Phi को लिखेंगे NED cos theta. Theta is 0, cos 0 is 1. यहाँ पर एक ही रॉड है, so number of turns भी मैं 1 लिख रहा हूँ. अच्छा, this is in magnitude. Never forget to write that. So I get d by dt of a into b. रीजन क्या देंगे? n equals to 1, theta equals to 0. अब मुझे बताओ, जैसे से रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो अपना उतना ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, एरिया को बाहर लिखा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लिखा b को, और dA by dt आया. ये जो बच्चों dA by dt है ना, इसको बोलते हैं रेट एट विच area is cut or area swept per second. Area swept per second. So E is B into dA by dt. Okay. ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले थी आप कॉपी कर लेना बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके, एंड आई विल प्रोसीड फर्दर. सो E is B into dA by dt. In one revolution, एक complete revolution में, in one revolution, tell me how much area will be cut? It will be area of the circle pi r square. but इस सर्कल की जो रेडियस है वो रॉड के लेंथ के बराबर है, या इसकी जो अभी इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रेडियस के टर्म में, तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है, आई होप आप सबको पता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज टाइम पीरियड. अगर ये दोनों चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट E is equals to B into dA, that is pi r square divided by T. So I get E is equal to B pi r square upon T या into F. इसको लिख सकते हैं E is equal to B pi r square. Frequency is omega upon 2 pi. So pi pi goodbye. I get E equal to B r square omega by 2. ये उन्होंने आपसे पूछा था कि ये प्रूफ करके बता. ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये वाला भी राइट है. सर ये तो वही है जो हम पहले कर चुके हैं, बराबर है. बट दैट टाइम आई वाज रोटेटिंग अ रॉड. मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी दे सकता था फॉर्मूला, बट नहीं करना चाहिए वैसे. सो एक सिंगल रॉड रोटेट कर रही है तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया,
एक डिस्क अगर रोटेट करिए, डिस्क, हाँ डिस्क, कॉइल नहीं, डिस्क, फर्क है, भरा हुआ चीज है वो, जब वो रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे विजुअलाइज करोगे? अ डिस्क इज इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ infinite number of rods such that one end of each rod is at the center and the other end is at the periphery. बच्चों इसमें बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ एक्सिस कैसा था? डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर। अगर एक्सिस भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता और डिस्क के प्लेन में होता तो क्वेश्चन कुछ और होता। तो जब एक डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये वाले केस में एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है और डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर एक्सिस डिस्क के प्लेन में होता और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता तो सिचुएशन कुछ और होती, जो टाइम आने पर हम डिस्कस करेंगे। पर ये यहाँ बस आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि डिस्क अगर रोटेट करे तो ये आंसर आएगा, जरूरी नहीं है। डिस्क अगर रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस जो एक्सिस के प्लेन को परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है तो ये आंसर है। एनीवेज, सो फॉर थर्ड क्वेश्चन वी गॉट द आंसर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों सेम है, सेम अ मेटल डिस्क। तो फिफ्थ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 286, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क स्पिन्स एट 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड है। About an axis passing through the center and normal to the plane. Axis is important, through the center and normal to the plane. तो अभी जो डिस्कस किया वैसा ही है। The disc has a radius of 30 centimeter. Okay, so radius is 30 into 10 is to minus 2 meter. आगे magnetic field of induction 0.20. So B का value is 20 into 10 is to minus 2 Tesla. Okay, अब आपसे क्या पूछा है? Which is parallel to the axis of rotation. देख, magnetic field is parallel to the axis of rotation. एक एक वर्ड जो बोला वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या पूछा है? The area swept out per second, यानी आपको dA by dt चाहिए। dA by dt चाहिए यानी कि ये क्वांटिटी चाहिए pi r square by t। सो उस क्वेश्चन में अगर आपसे dA by dt पूछा है, सो उस क्वेश्चन में dA by dt अगर आपसे पूछा तो आंसर आएगा pi r square by t, और आई कैन से pi r square into f। पाई पता है, आर पता है, एफ पता है, आंसर आ जाएगा। फिर क्या पूछा आपसे? द फ्लक्स कट पर सेकेंड। फ्लक्स कट पर सेकेंड, फ्लक्स कट पर सेकेंड, यानी आपसे डी फाई बाई डी टी पूछा। क्या मैं लिख सकता हूँ? डी फाई बाई डी टी इज बी इंटू डी ए बाई डी टी। ऐसे कैसे? उल्टा जा, डी ए बाई डी टी इंटू बी, ये रहा, ये फ्लक्स की जगह ही तो आया है। So B into dA by dt is going to give you what? Flux cut per second. क्या आपने dA by dt ऊपर से ढूंढा था? Yes sir. Multiply by B करना, ये भी आ जाएगा। फिर क्या पूछा आपसे? Induced EMF in the disk. अब induced EMF E तो d phi by dt के बराबर ही होता है। यानी मैं बोलूँ जो ये आंसर आया वही आंसर आएगा, सिर्फ ये होगा वेबर पर सेकेंड में, और ये आंसर आपको लिखना चाहिए वोल्ट में, ये होना चाहिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। Are we clear? So third question was the proof and fifth question is the application. Area swept, flux swept per second. Flux is dA by dt into B. Flux है. So d phi by dt is what? Rate of change of flux. यानी flux swept per second. यानी d phi by dt, which is B into dA by dt. And EMF अगर पूछा तो EMF itself is dF by dt. या rate of change of magnetic flux. So please try to solve these questions. So I have covered the questions or the numericals based on first part of electromagnetic induction. Please go through these numericals once again on your own. एक बार मैंने एक्सप्लेन करे, एक बार आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।